क्या वक्त आ चुका है कि अब पेप गार्डियोला को भी मैनचेस्टर सिटी छोड़ देनी चाहिए? और डेफिनेटली आज के इस एपिसोड में हम जहां फैक्ट्स को और ओपिनियंस को मिक्स करेंगे, वही बहुत बड़ा रोल होने वाला है कि तुम इस पूरी स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग क्या समझते हो। अब देखो, इस स्टोरी का फ्रेमवर्क डालने के लिए ना सबसे पहले आज से कुछ साल पहले चलते हैं। 2013 में सर एलेक्स फर्गसन ने जिस तरीके से रिटायरमेंट लिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, वो उनका पहली बार नहीं था। उन्होंने साल 2001 और 2002 में भी अपना यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ने का डिसीजन लिया था। उसको बाद में 10 से 12 हफ्ते बाद उन्होंने खुद ही पलट दिया था। लेकिन उसके पीछे ही कहानी ये थी कि वो ये मान चुके थे कि सीजन के बीच में ये डिसीजन लेना कि मैं सीजन के बाद क्लब छोड़ दूंगा, ऐसे में यहां पर जो क्लब के प्लेयर्स थे वो डेफिनेटली यहां पर डिमोटिवेट हो चुके थे, या फिर अब उनमें वो हंगर नहीं था कुछ भी जीतने के लिए। और बहुत रेयर ही होता है, खैर आज तो ये रेयर नहीं है, आज तो ये कहानी ही बन चुकी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बिना ट्रॉफी जीते कोई सीजन खेल देती है तो कुछ ज्यादा शॉकिंग बात नहीं होती। लेकिन सर एलेक्स फर्गसन के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन उस सीजन वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर जर्गन क्लॉप की, तो जर्गन क्लॉप ने भी यहाँ पर सीजन के बीच में डिसीजन बता दिया है। लेकिन उसके पीछे की जो थ्योरी थी वो ये था कि डेफिनेटली यहाँ पर वो चाहते थे कि लिवरपूल अपने आप को प्रिपेयर करे, अपना होमवर्क करे और एक बहुत ही सही तरीके से मैनेजर रिक्रूटमेंट करे। किस तरीके से वो टर्न आउट हुआ, डेफिनेटली बुरा। जहां पर बात करें क्वाड्रुपल की, क्वाड्रुपल छोड़ो, यहां पर एक टाइटल भी ऐसा हो सकता है जहां पर लिवरपूल को सेटल करना पड़े। आर्सेन वेंगर की बात करें तो आर्सेनल के आर्किटेक्ट की बात करते हैं, आर्सेनल के द फिलॉसफी मैन, द चेंजिंग मैन की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी एक टाइम के बाद हार मान ही ली थी कि आर्सेनल को भी अब एक चेंज की जरूरत है। जो चीज आर्सेन वेंगर लेके आए थे, वो जिस टाइम आए थे आर्सेनल में, वो एक इनोवेशन था, वो एक एक्सपेरिमेंट था और वो एक ऐसी चीज थी जो कि इंग्लिश फुटबॉल में देखी नहीं थी। लेकिन जिस टाइम वो जा रहे थे, आर्सेन वेंगर के प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गए थे और उन्होंने भी इस चीज को मान लिया था। अगर हम तीनों ही यहां पर एग्जांपल्स को देखें, तो जहां एक टाइम पे था कि सर एलेक्स फर्गसन ने 2013 में उनको 20th लीग टाइटल जितवाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो समझ चुके थे कि उनकी लेगेसी अब अपने पीक पे जा चुकी है। वो इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सबसे ऊपर लोग बैठे हैं वो खोखले हैं। तो उन्होंने यहां पर अपनी लेगेसी को पीक पे छोड़ा। अगर बात करें जर्गन क्लॉप की, तो उन्होंने भी कहा कि डेफिनेटली यहां पर जितना वो कर चुके हैं, जितना वो पेप गार्डियोला की इस मैनचेस्टर सिटी से लड़ सकते थे, वो लड़ लिए और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए कुछ हद तक। लेकिन उनके पास अब लिवरपूल 2.0 को वापस से रीइग्नाइट करके इतनी एनर्जी उनके पास है नहीं। आर्सेन वेंगर की बात करें तो आर्सेन वेंगर ने भी अपनी लेगेसी को कुछ हद तक तो टार्निश किया ही है, तो वो पीक पे छोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी लॉयल्टी की बात करें या फिर लव फॉर आर्सेनल के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने वो चैलेंज लिया, उन्होंने वो रिस्क लिया। लेकिन बात करते हैं पेप गार्डियोला की। ये एक ऐसा सवाल है कि पेप गार्डियोला को मैनचेस्टर सिटी छोड़ना कब चाहिए, और यहां पर आज हम डिस्कस करना चाहते हैं क्या एक सडन डिसीजन कि इस सीजन यहां पर उनको मैनचेस्टर सिटी छोड़ना चाहिए। देखो, यहां पर हमने इस चीज पे नहीं है कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इस चीज पे डिसाइड करेंगे कि अगर वो छोड़ते हैं तो क्या वो एक सही टाइम होगा, और क्या वो नहीं छोड़ते तो उसके पीछे के रीजंस क्या होंगे। अब देखो, यहां पर इस समय मैनचेस्टर सिटी अपना चौथा इन अ रो कंसेक्यूटिव 4th प्रीमियर लीग टाइटल। इससे पहले यहां पर हडर्सफील्ड टाउन की बात करें, आर्सेनल की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, या इन सारे क्लब्स ने 3 टाइटल जीते हैं 3 कंसेक्यूटिव ईयर में, यानी कि उन्होंने प्रीमियर लीग में 3-पीट कर रखा है। लेकिन मैनचेस्टर सिटी अगर ये कर देती है 3-पीट से भी बढ़ के 4, तो ये सुपर हैट्रिक हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक चीज हो जाएगी, एक हिस्टोरिक चीज हो जाएगी प्रीमियर लीग में। और पहली चीज नहीं है हिस्टोरिक जो कि मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला ने कहा है। 100 पॉइंट के साथ प्रीमियर लीग टाइटल जीतना भी कोई आम बात नहीं है। प्रीमियर लीग को फार्मर लीग में कन्वर्ट करना यह भी कोई आम बात नहीं है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहां पर पेप गार्डियोला ने मैनचेस्टर सिटी के लिए ऑलरेडी जो कर दिया है वो उनके लिए पीक हो चुका है। क्योंकि देखो, यहां पर अगर हम और आगे की बात करें तो अगर 4 प्रीमियर लीग टाइटल्स इन रो की बात करें, ये ऐतिहासिक दिखता है। डेफिनेटली 5वां प्रीमियर लीग टाइटल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यूसीएल की, तो उन्होंने डेफिनेटली यहां पर ट्रेबल जितवाया है मैनचेस्टर सिटी को, और ना ही ट्रेबल जितवाया है, उन्होंने यहां पर सिटी को पहला प्रीमियर लीग टाइटल उनके क्लब हिस्ट्री का भी जितवाया है। अगर इस सीजन यहां पर रियल मैड्रिड उनको बाहर ना करती तो कह सकते थे कि पेप गार्डियोला के पास एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता कि वो मैनचेस्टर सिटी के साथ 3-पीट कर दे। इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें, इस चीज की भी काफी बड़ी गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस चीज के भी काफी बड़े चांसेस है कि आने वाले सीजन में मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि जैसा मैंने तुमको बताया कि सर एलेक्स फर्गसन को पता था कि वो इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। अब हेल्प
तो मैं यहाँ वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन पेप गार्डियोला के अगर रेफरेंस में हम बोले तो उनको भी पता है कि वो इससे ज्यादा क्या ही अचीव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि रिस्क की, तो रिस्क तो है। अगर मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल की बात करें तो वो सबसे बड़ा कंटेंडर है जो कि मैनचेस्टर सिटी को डीथ्रोन कर सकता है। अगर लिवरपूल के आर्ने स्लॉट की बात करें, ठीक है, हम चेल्सी की बात कर लेते हैं या फिर इवन हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, तो बहुत दूर का एक तुक्का शॉट होगा, लेकिन ठीक है। आई थिंक यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिकेल आर्टेटा की आर्सेनल वो लगती है। और ऐसे में यहाँ पर अगर एक गुरु अपने स्टूडेंट से हार जाए तो वो पीक से नीचे तो आ जाएगा। इसी के साथ उनको यह भी पता है कि आने वाले टाइम में इससे ज्यादा क्योंकि पेप अचीव ही नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लेगेसी को बस एक एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज पीक से नीचे ही आएगी। इसी के साथ अगर बात करें क्योंकि पेप गार्डियोला ने सारी चीज तो अचीव कर ली है, तो उनके पास यहां पर अचीव करने को बचा क्या है। डेफिनेटली जैसा आप तुम में से काफी लोग कहोगे कि एक और प्रीमियर लीग टाइटल, यस दैट्स द पॉइंट। लेकिन तुम इस चीज को, जैसे मैंने बताया कि अगर वो 4 प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाते हैं, व्हाट इफ वो नहीं जीतते, उसके बाद क्या होगा। देखो 3 अगर यूसीएल में करे तो रियल मैड्रिड ने करा था, वो यहां पर पॉसिबल नहीं है, उसके अलग से यहां पर 2-3 साल और देने पड़ेंगे। अगर हम यहां पर वापस से सिटी के प्रीमियर लीग के डोमिनेशन की बात करें तो इसके ज्यादा चांसेस है कि आज नहीं तो कल वो डीथ्रोन होने ही वाले हैं। और ऐसे में यहां पर अगर लिवरपूल किसी तुक्के ने यहां पर प्रीमियर लीग टाइटल जितवा दिया तो ये और भी प्रीमियर लीग में पेप गार्डियोला की लेगेसी को डेंट कर सकता है। देखो ये बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कितने ही हम हिस्ट्री के पन्ने को उखाड़ लें, लेकिन जब आती है यहां पर डेफिनेटली जिस तरीके से किसी भी मैनेजर का, किसी भी प्लेयर का एंड कैसे होता है, ये रीसेंसी बायस तो हमेशा होता ही है। जैसे मैंने आर्सेन वेंगर की बात करी, जैसे मैंने सर एलेक्स फर्गसन की बात करी, जैसे मैंने जर्गन क्लॉप की बात करी, हमेशा कितना ही उखाड़ लिया हो इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपने क्लब स्टंट को एंड किया है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि यहां पर जो फैंस है वो किस तरीके से परसेप्शन रखते हैं, किस तरीके से वो रीसेंसी बायस होती ही है। ऐसे में यहां पर पेप गार्डियोला के पास रिस्क तो है कि वो यहां पर डीथ्रोन हो सकते हैं, और वो डीथ्रोन अगर हो गए तो कहीं ना कहीं इस पीक को वो पास कर जाएंगे, और जो कि डेफिनेटली पीक से नीचे ही होगा। इसके साथ ही हमको यह भी समझना पड़ेगा कि 115 एलिगेशन का चक्कर भी है। अब देखो आज से कुछ टाइम पहले यहां पर पेप गार्डियोला ने जरूर बोला था कि वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और वो मानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी इस चीज में पूरी तरीके से यहां पर निर्दोष है। लेकिन ये बात भी तय बात है कि अगर मैनचेस्टर सिटी से वो इस सीजन चले जाते हैं, इस सीजन के बाद, तो पेप गार्डियोला पे अफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ इतने भी रंगे नहीं होंगे अगर वो यहां पर एज अ मैनचेस्टर सिटी मैनेजर बने रहते हैं और फिर सिटी को यहां पर रेलीगेट किया जाता है, या फिर उसके पास फाइन लगाया जाता है, या फिर कुछ भी होता है कि उनको टाइटल से स्क्रैप कर दिया जाता है, तो वो मैनचेस्टर सिटी के उनके स्टंट पे डेंट तो लगा सकता है। अब यहां पर इसके पीछे तीसरा रीजन है, ये तो मैंने तुमको बताया कि कैसे मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला दोनों के म्यूचुअल रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करते हैं सिर्फ गार्डियोला की। देखो गार्डियोला ने यहां पर बार्सिलोना में वो अचीव किया जो कि कोई और मैनेजर ना ही बार्सिलोना में और ना ही किसी और क्लब में अचीव कर पाया। उन्होंने बायर्न में भी अच्छा खासा यहाँ पर हिस्टोरिक चीज बनी, उन्होंने यहाँ पर डेफिनेटली काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, और मैनचेस्टर सिटी के तो अनगिनत यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में यहाँ पर फैंस भी चाहते हैं कि पेप गार्डियोला को अब एक नया चैलेंज जरूर लेना चाहिए। पेप गार्डियोला एक ऐसा मैनेजर है जिसकी सीवी गोटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा चैलेंज तो होगा जो कि पेप गार्डियोला ले सकते हैं। अब डेफिनेटली यहां पर क्लब लेवल की हम बात करें तो काफी कम ऑप्शंस है, लेकिन यहां पर उन्होंने काफी पहले इंटरव्यूज में बोला है कि वो चाहते हैं कि वो यहां पर नेशनल टीम को जरूर मैनेज करे। ऐसे में 2 सीजन बाद यहां पर यूसीएल वर्ल्ड कप है, चांसेस कम है कि वर्ल्ड कप से 2 साल पहले, 1 साल पहले यहां पर कोई भी मैनेजर, कोई भी फेडरेशन, कोई भी नेशनल टीम अपने मैनेजर में हेर फेर करे। लेकिन जब बात गार्डियोला की आती है तो देखो हर नेशनल टीम ऊपर से नीचे तक चेंज करने में हिचकिचाएगी नहीं। ऐसे में यहां पर एक चीज और भी है कि काफी लोग चाहते हैं कि पेप गार्डियोला पे एक हमेशा क्रिटिक रहता ही है कि उन्होंने गोट थिंग कर दी, उन्होंने हर एक चीज अचीव कर दी, लेकिन एक चैलेंजिंग, यानी कहते हैं ना सड़क से उठाकर डेफिनेटली स्टार बनाना, वो जर्गन क्लॉप वाली ग्राइंड कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आज नहीं तो कल कभी गार्डियोला से आनी ही चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा नहीं भी हो सकता और क्यों ऐसा नहीं होना भी चाहिए। शायद से ये सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं क्योंकि गार्डियोला इस चीज के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि ये चीज तो तुमको ही पता है कि हाँ क्लॉप के पास एनर्जी नहीं बची लिवरपूल 2.0 को लीड करने की, लेकिन उसको यह भी पता है कि लिवरपूल 2.0 लीड ऐसे नहीं होता कि 3 प्लेयर ले लिए, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम मैनचेस्टर सिटी में नहीं है। सिटी में पेप गार्डियोला को सबसे अमीर मैनेजर बना रखा है, डेफिनेटली उसके इशारों पे चलते भी हैं, डेफिनेटली यहां पर उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट भी देते हैं जो कि पेप गार्डियोला के लिए बहुत अनुकूल भी है। लेकिन यहां पर यह भी चीज है कि उनको यह भी पता है कि मैनचेस्टर सिटी के पास पर्याप्त पैसा है जो कि पेप गार्डियोला को 2.0 करने के लिए चाहिए।
ऐसे में यहाँ पर पेप गार्डियोला जहाँ वेल सेटल्ड है, जहाँ पर उनको पता है कि उनका आने वाला जो पूरा एक न्यू प्रोजेक्ट होगा जिसमें अर्लिंग हालैंड लीड करेंगे, जिसमें शायद से हमको पोस्ट डिब्रोइन, पोस्ट गुंडोगन, पोस्ट सर्जियो एगोरो, अगर इन सारे प्लेयर्स की बात करें तो उसको लीड करने के लिए उनके पास पैसा भी है और कैपेबिलिटी तो पेप गार्डियोला की सेकंड टू नन है। ऐसे में वो यहाँ पर हटेंगे क्यों? दूसरी चीज ये भी है कि उनको पता है कि यहाँ पर क्लब लेवल पे उनके पास उनके लिए चैलेंज नहीं है, या फिर कोई क्लब इस तरीके से इस समय बैठा हुआ ही नहीं है कि वो यहाँ पर पेप गार्डियोला को वो इन्वायरमेंट दे सके। इसका प्राइम एग्जांपल है जिडान का। जिडान ने रियल मैड्रिड के साथ रिपीट करी, और लेकिन आज भी वो उसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब कोई ऐसा क्लब आएगा जो कि उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट देगा। ये तो फिर भी पेप गार्डियोला है जो कि डेफिनेटली बहुत चीजों पर डिमांड करता है, चाहे पैसे की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो वर्क कल्चर की बात हो, या फिर अपने अथॉरिटी की बात हो। इसी के साथ यहां पर एक पॉइंट और भी है कि यहां पर पेप गार्डियोला का पैसा भी बहुत है। भाई डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि पेप गार्डियोला की फैमिली की बात करें या फिर पेप गार्डियोला की स्टेक की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी में इक्का तो चलता है उसका। ऐसे में यहां पर तुमको क्या लगता है कि डेफिनेटली पेप गार्डियोला को मैनचेस्टर सिटी इस साल या आने वाले साल 2025 तक का जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसको छोड़ना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।